अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुख करेंगे खबरों की और बात करेंगे सबसे पहले चंपावत की। चंपावत के टनकपुर में मां पूर्णागिरि धाम मेला 19 मार्च से शुरू होकर 3 महीने तक चलेगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ में बैठक की। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम धामी ने अधिकारियों को मेले को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। पूर्णागिरि का हमारे पूरे इस क्षेत्र पर संपूर्ण उनका आशीर्वाद है और ये उत्तर भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक मेला है। इस मेले को और भव्यता मिले, अच्छी व्यवस्था मेले की हो, आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को यहाँ पर किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। उसके लिए हम लोगों ने आज ये बैठक की है और बैठक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आई हैं। पार्किंग से, लाइट से संबंधित, जल संस्थान, पेयजल की समस्या है, टॉयलेट्स की हैं, इन सभी बिंदुओं क्रमवार रूप से चर्चा की है और सभी व्यवस्थाएं मेला आने तक पूरी तरह से दुरुस्त होंगी और सभी आने वाले मेले श्रद्धालुओं को यहाँ पर पूरी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां सीएम धामी चंडी घाट के दिव्य प्रेम सेवा मिशन में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सुरेश्वरी देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम ने मठ मंदिरों में जाकर साधु संतों से भी आशीर्वाद लिया और इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देने के साथ ही प्रदेश के सुख समृद्धि की भी कामना की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए प्रार्थना की गई है। कल महाशिवरात्रि का पर्व है। आज पूर्व संध्या पर मां सुरेश्वरी देवी सिद्धपीठ मंदिर में आए थे। यहाँ पर मां का आशीर्वाद लिया है। सभी की खुशी के लिए, सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए, विकास के लिए माता से प्रार्थना की। दिव्य प्रेम सेवा मिशन सेवा सना के 21 साल पूरे कर रहा है। इस निमित्त हम लोगों ने 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का संकल्प लिया था। महाशिवरात्रि से शिवरात्रि तक का तो पूर्णता की ओर है। 1.25 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख संख्या हो गई। 25 साल में 25 से ज़्यादा तो हमारे सेवा प्रकल्प हैं। समाज के लिए वो काम और अधिक पुष्ट हो जाएं, समर्थ हो जाएं और उन ज़रूरतमंदों के प्रति और प्रामाणिकता के साथ हम दायित्व बोध का निर्वाह कर सकें, यही इसका हेतु था, लक्ष्य था। प्रदेश में चारधाम के तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद में सरकार ने शीतकालीन सत्र में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरस्त विधेयक पारित कर उसे मंजूरी देने के लिए राजभवन भेजा था और आज विधेयक पर राजभवन की मोहर लगने के साथ ही चारधाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट निरस्त हो गया है। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब प्रदेश में चारधाम में पहले वाली ही व्यवस्था लागू होगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी ही केदारनाथ बद्रीनाथ में व्यवस्था का संचालन करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यकाल में 27 नवंबर 2019 को कैबिनेट ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को मंजूरी दी थी, लेकिन लगातार विरोध इसका किया जा रहा था, जिसके बाद निरस्त करने का फैसला लिया गया, जिस पर आज राजभवन की भी अंतिम मोहर लग गई है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख घोषित होने का वक्त अब करीब आ गया है, जिसको लेकर भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 1 मार्च को महाशिवरात्रि को भक्तों का ये इंतजार अब खत्म हो जाएगा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में कपाट खोलने की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही डोली प्रस्थान की भी तारीखों का ऐलान किया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर समिति ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं जिला प्रशासन भी यात्रा को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए तैयारियों में जुट गया है। इस मौके पर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार, मुख्य कार्य अधिकारी बीडी सिंह, सदस्य और वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ते भी वहां पर मौजूद रहे। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव का उदय हुआ था और इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इसी दिन हुआ था। 1 मार्च को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन देश भर में महाशिवरात्रि की धूम आज से ही शुरू हो गई है। पिछले 2 साल से बंद कांवड़ यात्रा इस बार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शुरू हो गई है, जिससे कि हरिद्वार में चारों ओर बम बम की गूंज सुनाई दे रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हरिद्वार में पुलिस प्रशासन और शिव मंदिरों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक जिले
जिले में करीब 112 शिवालय हैं जहां शिवरात्रि का मेला लगता है। इसी को लेकर इस बार शिव मंदिरों में पुलिस के साथ ही पीएससी के जवान भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षाकर्मी श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों में से 22 छात्र प्रदेश वापस लौट आए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने विदेश मंत्रालय को अब तक 259 नागरिकों की सूची भेजी है। वहीं यूक्रेन संकट के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं और केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में है और अन्य उत्तराखंड वासियों की वापसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी कल रात को भी अलग अलग दलों में छात्रों के दल आए हैं, वापस आए हैं, जो भारत सरकार जिनको ला रही है उनमें उत्तराखंड के भी लोग अलग अलग उसमें आए हैं। हम लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। हमारा स्थानीय आयुक्त कार्यालय काम कर रहा है, हमारे नोडल अधिकारी काम कर रहे हैं। हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि सभी को जल्दी से जल्दी सकुशल वापस लाया जाए। हाँ, मैंने बीच में सभी अभिभावकों से भी बात की थी और उनके कुछ छात्रों से भी बात करी है और हमारा प्रयास है कि सभी सकुशल आएं। सब हर प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस ने सदस्यता अभियान के लिए अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 100 से ज्यादा प्रभारियों की टीम नियुक्त की है, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि सभी संगठनिक जिलों के प्रभारी सदस्यता अभियान की रिपोर्ट लेंगे। वहीं इस अभियान के तहत 10 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। आपको बता दें कि नड्डा और निशंक के बीच में करीब आधे घंटे से ज्यादा देर तक ये बातचीत चली। मुलाकात में पोखरियाल ने पार्टी अध्यक्ष को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद की स्थिति की जानकारी दी। साथ ही इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने निशंक से कुछ पार्टी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में संगठन की भूमिका और भीतरघात की शिकायतों के संबंध में भी फीडबैक लिया। वहीं पोखरियाल को बीजेपी संगठन में अहम जिम्मेदारी भी दी गई है। पौड़ी में डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि सभी खंड विकास अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा गया है कि विधायक निधि से जुड़े अधूरे कामों को जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही डीएम ने अधूरे कामों को पूरा कराने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। चुनाव खत्म होने के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लोहाघाट विधानसभा से बीजेपी विधायक पूरन सिंह उन्हें उत्तराखंड का नेता नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि हरीश रावत सिर्फ पलायन करने वाले नेता हैं। उन्होंने कहा कि 3 बार वह अल्मोड़ा से सांसद बने, जिसके बाद वे राज्य की अलग अलग विधानसभाओं में चुनाव लड़ते रहे या फिर अपने बच्चों को चुनाव लड़ाते रहे। वहीं पूरन के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि हरीश रावत उत्तराखंड के बड़े चेहरे हैं। हरीश रावत जी को इसलिए भी ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं दे रहा हूँ, जो व्यक्ति प्रदेश का कहता है कि हमारी सरकार आएगी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पाया है। एक प्रत्याशी के तौर पर रहा, वो लीडर के तौर पर नहीं रहा। और दूसरी बात, वो लगातार कहते हैं फ्लाइन की बात करते हैं। उनने खुद का अपना प्लान किया। हमारी अल्मोड़ा लोकसभा ने उन पर बहुत बड़ा विश्वास किया, 3 बार उनको लोकसभा का सांसद बनाया। उसके बाद वो पहाड़ से तराई में पलायन हो गया, हरिद्वार लोकसभा लड़ने आए और उसके बाद दोबारा जब उनको 2017 में मौका मिला विधानसभा का, तो उनने जो है तराई को चूज किया, फिर वहाँ पे चोट खानी पड़ी। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि पहाड़ में जाने की, पहाड़ की पलायन की बात करने वाले नेताओं को हम नकारते हैं। पहले अपनी कथनी करनी पे जाए।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने अलग अलग अंदाज के चलते हमेशा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। हरीश रावत इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और यहां पर भी एक अंदाज में चुनाव प्रचार करते हुए देखे गए। हरीश रावत डोर टू डोर चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में चाय बनाते दिखाई दिए और कार्यकर्ताओं को चाय भी पिलाई। पूर्व सीएम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत जैसे उत्तराखंड में प्रचार कर रहे थे, ठीक उसी तर्ज पर वो यूपी में भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। देवों के देव महादेव की उपासना का पर्व महाशिवरात्रि को लेकर देश और प्रदेश भर के सभी मंदिर सजने लगे हैं और महाशिवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए सभी तैयारियां जोरों पर हैं। इसी को लेकर आज मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित श्री प्रकाशेश्वर शिव मंदिर में शिवरात्रि की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां पर हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के सेवादार पीपी पन्यूली ने बताया है कि कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे और मंदिर प्रबंधन समिति ने श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की है। हमारे तरफ से तो लगभग तैयारियां सारी चली रही है। जो है बाहर जो है यात्रीगणों के लिए जो है रेलिंग वगैरह हमने लगा दी है। बाकी हमारा मेन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम जो है हमारी मंदिर समिति की तरफ से चलता ही रहता है। वो जो है इसमें फ्रूट से है और पेठा वगैरह जो है वितरण किया जाए। संभावना तो कुछ कह नहीं सकते। अभी पिछले 2 साल से तो थोड़ा सा कोरोना काल चल रहा था, इसलिए लोगों को आने में थोड़ी दिक्कत भी थी। इस टाइम लगता है काफ़ी भीड़ होगी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में प्रकृति के साथ हो रहे छेड़छाड़ के कारण कहीं मकान दरक रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड बिना बरसात के ही यहां पर हो रहा है। ताजा मामला रुद्रप्रयाग जिले के सारी गांव के झालीमठ तोक का है, जहां पर आज सुबह ग्रामीणों में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सुबह करीब 8 बजे गांव के एक बड़े हिस्से में जबरदस्त भूस्खलन होने लगा। भूस्खलन की वजह से 2 गौशाला और 3 शौचालय भी क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। इस मसले पर तहसीलदार मंजू रावत का कहना है कि 11 परिवारों के कुल 62 लोगों को शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के लिए अन्य स्थानों पर रहने खाने की व्यवस्था की गई है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में भारत के कई राज्यों के बच्चे इस समय फंसे हुए हैं, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं खटीमा के ऋषभ यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे और ऋषभ अपने दोस्तों के साथ डर के साए में यूक्रेन में जीने को मजबूर है। ऋषभ के हाल को बताते हुए सरकार से जल्द डालने की अपील। वहीं उसके परिजन ने भी अपने बच्चों को वापस वतन लाने के लिए सरकार से अपील की। हमारी गवर्नमेंट में बहुत सब सारे बच्चों से अपील रहेगी कि हमें बस बॉर्डर तक की हमें व्हीकल प्रोवाइड करे, हमें रहने के लिए कुछ खाने के लिए कुछ पानी के लिए प्रबंध करे। यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। बाहर कर्फ्यू लग जाता है 6 बजे शाम, उसके बाद ही बच्चों को ग्रोसरी लेने जाना पड़ता है। बहुत दिक्कत है। बॉर्डर तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। वहाँ बहुत अफरा तफरी का माहौल है। बॉर्डर पे लोग मारपीट कर रहे हैं, लोग ठंड में बाहर 2-2 दिन 3 दिन रह रहे हैं। दुनिया कम से कम मेरी दरखास्त है कि कम से कम वहाँ पे कैंप लगा दे, शेल्टर दे दे, खाना दे दे और कुछ रहना होगा हम रह लेंगे, बस हमें कुछ छत दे दे ऊपर, बस हमें यहाँ से निकलना है। क्योंकि यहाँ कहीं भी बॉम्बिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अटैक हो सकता है। सेफ कुछ नहीं है यूक्रेन में। हम लोग को बस वॉर जोन से निकलना है। हम ठंड में रह लेंगे, बस हमको अच्छा शेल्टर मिल जाए बॉर्डर पे। और बॉर्डर तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट बोले कि बॉर्डर तक पहुँचो, वही मुश्किल काम है। मेरा बेटा यूक्रेन में लवीव में है, उसका नाम ऋषभ लोहिया है। वो एमबीबीएस के लिए गया था, डॉक्टरी करने के लिए गया था, लेकिन अभी वो वहाँ पे फंस गया बुरी तरह से। उसको खाने पीने की दिक्कत आ रही है, उनको रहने की दिक्कत आ रही है। वो लोग भटक रहे हैं इधर से उधर। उनको समझ नहीं आ रहा बच्चों को, हम क्या करें। हाँ, मेरे बच्चे से बात हुई है तो बोला कि मम्मा यहाँ के हालात बहुत खराब है, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें पोलैंड के लिए गए थे, हम लोग अपनी गाड़ी करके गए थे, अपने रिस्क में गए थे, लेकिन वहाँ से भी फिर एंट्री नहीं मिली उन लोगों को, पता नहीं क्या हुआ। फिर वो लोग वहाँ से वापस आए कॉलेज में वापस आए तो फिर अचानक से बोलता है कि सारे बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे भी अटैक होने वाला है, तो हमें यहाँ से भी निकलने के लिए बोला गया है।
रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच में देश के कई राज्य के बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कई जिलों के छात्र फंसे हुए हैं। इसी कड़ी में ऋषिकेश के भी कई बच्चे वहां पर फंसे होने की खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर परिजनों ने सरकार पर निशाना साधा। यूक्रेन से लौटी निशा के पिता ने सरकारी सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनकी बच्ची निशा मेडिकल की छात्रा है और वो यूक्रेन से किसी तरह पड़ोसी मुल्क की सीमा पर पहुंची। वहां से केंद्र सरकार ने उसे रेस्क्यू कर मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचाया। का मैसेज आ गया था कि 45 मिनट्स में आप रेडी रहो, तो हम नीचे गए। बसेस हम पे प्रोवाइडेड थी। रोमानिया बॉर्डर से हमने वहाँ पे वेट किया, हमारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुई और बॉर्डर पे पार करने में इतना आसानी से नहीं हो पाता, तो थोड़ा टाइम लगा उधर। फिर रोमानिया से बसेज आई 3-4, उधर हम बच्चे बैठे, 240 बच्चे थे हम। और फिर हम वहाँ से रोमानिया की जो कंट्री थी उसके लोगों ने भी हमारी काफ़ी हेल्प की। मतलब उन्होंने हमें खाना प्रोवाइड किया और पानी प्रोवाइड किया, सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड किया। फिर उधर से हम गए एयरपोर्ट, उधर हमें इंडियन एम्बेसी के लोग मिले, तो उधर उन्होंने भी हमारी हेल्प की। उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो हमें बोलना, कुछ भी दिक्कत आए। उसके बाद हमें वहाँ से इंडियन एम्बेसी और कुछ और लोगों के द्वारा हमें अंदर ले जाया गया। पूरा हमें सिखाया तो नहीं, मतलब पूरा हमें अंदर पहुँचा दिया गया। फिर उधर फर्स्ट फ्लाइट, हम फर्स्ट बैच थे जो इवैक्यूएट हुए हैं, तो फर्स्ट फ्लाइट थी मुंबई से जो वहाँ पे थी, तो फिर हमें मुंबई के द्वारा ही आना पड़ा। तो फिर फर्स्टली हम मुंबई पहुँचे, तो मुंबई एक तो उल्टा पड़ गया था हमें, तो फिर वहाँ पे हमने काफ़ी वेट किया। ओके, फिर जाके दिल्ली की फ़्लाइट हुई। फिर वहाँ पे कोई एक सर मिले, उन्होंने हमारी देहरादून की तकरीर करवा दी थी और फिर हम दिल्ली आए और फिर दिल्ली से हमने थोड़ा बहुत और वेट किया, फिर हम देहरादून आ गए। मैं सबसे पहले 112 पर फ़ोन किया, 112 से बैक कॉल नहीं आई। फिर मैं 2-3 बार 112 पर फ़ोन किया। उसके बाद नियर चौकी पर गया, मैं श्यामपुर चौकी पर रहा हूँ 11:30 बजे से 1 बजे तक। फिर अपने क्षेत्रीय विधायक साहब को, प्रेमचंद अग्रवाल जी को फ़ोन किया। उन्होंने 1 मिनट बात कर फिर दोबारा कोई बैक कॉल नहीं करा। उन्होंने बोला मैं मुख्यमंत्री साहब को बोल रहा हूँ। उधर से कोई बैक फीड हमें नहीं आया। हम बहुत परेशान थे, 2 बजे तक बहुत परेशान रहा मैं। उसके बाद जी यहाँ लोकल टीम में लोगों को फ़ोन करा, उन्होंने बोला भाई तेरी हेल्प करेंगे, लेकिन कोई हेल्प हमें नहीं हुई। वो अचानक ही कोई बंदा जी, कोई फोर्स का बंदा हमारी लड़की को वहाँ टकरा गया बॉम्बे एयरपोर्ट पर। उस बंदे ने हमारी बच्चों की हेल्प करी और उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहूँ। हमारी यही अपील है जी, हमारे बच्चे तो हमारे घर तक आगे जैसे भी आए। अन्य जो बच्चे हैं उन बच्चों के पास ना वहाँ पैसा है, उनके पास कुछ नहीं है, बहुत परेशान है। 50-50 किलोमीटर बच्चे पैदल चल कर बॉर्डर पर आए हुए हैं। अगर उन बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो गया तो क्या होगा जी हमारे उत्तराखंड का, क्या हमारी सरकार कर रही। उत्तराखंड एनआईटी के अस्थायी परिसर का फर्स्ट फेज का काम 60% पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ एनआईटी उत्तराखंड के स्थायी परिसर बनाने के एनबीसीसी के साथ ही एनआईटी उत्तराखंड का एमओयू साइन हो चुका है। हालांकि एनबीसीसी और साथ ही एनआईटी की निर्माण एजेंसी बनाई गई है, जिसमें अब तक 37.72 करोड़ रुपए का खर्चा आ चुका है, यानी कि 37 करोड़ 72 लाख रुपए का इसमें पूरा खर्चा आया है। जबकि अस्थायी परिसर के सेकंड फेज के कामों को करने में 50 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। इस पूरे मामले में एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने बताया कि सुमाड़ी में बनाए जा रहे स्थायी परिसर के लिए 60 एकड़ जमीन को निर्माण के लायक बनाया जा रहा है। हॉस्टल का जो है यहाँ जो श्रीनगर में कैंपस में चल रहा है, इसमें फर्स्ट फेज शुरू हुआ है जिसमें 5 बिल्डिंग आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि मार्च तक ये बिल्डिंग्स तैयार हो जाएंगी और इसमें मेनली हॉस्टल और डाइनिंग ब्लॉक ये तैयार होंगे पहले। फिर उसके बाद हम सेकंड फेज़ में जा रहे हैं यहाँ भी, और उसमें क्लासरूम और बाकी एमिनिटीज़ तैयार होंगी। देहरादून में अगर आप किसी दूसरे राज्य का वाहन चला रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं। दरअसल एमवी एक्ट के मुताबिक ऐसे वाहन को 1 साल के भीतर संबंधित राज्य से ट्रांसफर करवाना जरूरी होता है। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी का चालान भी हो सकता है। देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि दूसरे राज्य का वाहन 1 साल से ज्यादा उत्तराखंड में नहीं चल सकता है। गाड़ी उत्तराखंड के अंदर लेकर आ रहे हैं, प्राइवेट नंबर की हो, अगर उनको लगता है कि वो 1 साल से ज़्यादा उत्तराखंड में रुकेंगे
तो ये नियम है कि उनको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मार्क हमारे उत्तराखंड का लेना होगा, जिसके लिए एनओसी लेकर हमारे यहाँ रजिस्टर करानी पड़ेगी। अगर ज़्यादा पुरानी गाड़ी है तो उनका पर ईयर 5% की छूट हम उनको नियम अनुसार देंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।